तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज की इस हमारी क्लास में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी बच्चों, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अपना एक भी नंबर खोना नहीं चाहते हैं, जो वास्तव में बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके की एक ऐसी क्लास मिल जानी चाहिए कि जिससे हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, और जब भी आपके कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जब उसका आंसर करना पड़े तो आप इजीली उसको कर भी पाए बच्चों। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो हम लोग फाइनली अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। और आप भी ऐसे ही कोशिश करिएगा कि एक पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ में आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे कि भाई जो चेंज करने का तरीका होता है उसमें कैसे हम लोग उनमें चेंजेस करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरी क्लास एक बार बिल्कुल मन लगा करके शांति से आपने पूरी एक बार क्लास को देख लिया तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी और कोई भी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है, इसके लिए मैटर करता है कि आप बिल्कुल एकाग्र होकर के पूरी क्लास को बिल्कुल शांति से देखें। ओके, तो चले भाई, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मैम जब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, है ना, तो पूरा बिल्कुल एक एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप अपने कॉपी में क्या नोट करेंगे कि मैम जब भी हम लोग ऐसे करेंगे तो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं, है ना, उनको चेंज करना, परिवर्तन करना। लेकिन इसके पहले हमारे लिए ये जरूरी है बच्चों, ये जरूरी है कि देखिए ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती है। जो वॉइस होती है जिसको हिंदी में हम लोग वाच्य बोलते हैं, और हिंदी में भी ऑलरेडी हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में भी ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आज आपको उसी का इंग्लिश में पता चलेगा कि भाई कैसे मैम क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जो अंग्रेजी भाषा में वॉइस होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है, यानी जो वाच्य बोलते हैं जिनको हिंदी में, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक क्या होता है एक्टिव वॉइस, एंड दूसरा क्या होता है बच्चों पैसिव वॉइस। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस को मैम हिंदी में हम लोग कहते हैं कृतवाच्य। बड़े आराम से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप ये पूरी क्लास एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये क्लास भी उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में अपना एक भी नंबर नहीं खोना चाहते हैं और ईमानदारी से बिल्कुल लगन के साथ में वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे से पूरी हर एक चीज को देखिएगा। एक्टिव वॉइस को हिंदी में मैम कहते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, अब मैम जब आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ाया था तो आपने बताया था कि मैम जो कृतवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है ना, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। यानी पैसिव वॉइस जिसको हिंदी में हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो वैसे ही इंग्लिश में है बच्चों, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में, क्योंकि हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में मैम कहते हैं कृतवाच्य, यानी कि इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग कर्ता। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता हमारा इसमें क्या होता है मेन होता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है मेन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट। अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। अभी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है, और इसको कर्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैम इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती है। एक तो होता है मैम एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है मैम पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी हमारा सब्जेक्ट मेन होता है। ओके, और फिर सेकंड क्या होता है पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य में क्या होता है हमारा कर्म प्रधान होता है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट मेन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण आपको बोला कि भाई कौन सा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का होगा और कौन सा उदाहरण जो है आपका पैसिव वॉइस का होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखती हूँ,
तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मेरे द्वारा ना। मतलब ऐसे बोलेंगे ना, मैं पत्र लिखती हूँ, तो मैं इसमें क्या है, जैसे हिंदी में पहले एक उदाहरण पहले हम लोग हिंदी में देख लेंगे, है ना, और तब जब इंग्लिश में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बच्चों कि मैं पत्र लिखती हूँ, ऐसे मान लीजिए मैंने बोला, ठीक है, लिखती हूँ इस तरीके से, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम यहाँ इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, है ना, यानी कर्ता क्या है? इसमें कर्ता प्रधान है मैम, कि जो है मैं पत्र लिखती हूँ, यानी कि यहाँ पर किसी मतलब इसका जो कर्ता है यानी यही हमारा क्या है? प्रधान है, इसके ही द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो पत्र लिखती हूँ, ये हो गया मैम एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, है ना, यानी कि ये कृतवाच्य का हो गया, इसमें कर्ता प्रधान है। और मान लीजिए हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो मैं क्या बोलूंगी? तो मैं बोलूंगी कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या बोलेंगे? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक एक चीज को आराम से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैटर करता है कि जब हम चीजें एक बार डीप में समझ लेते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करना है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। जब मैंने ऐसे बोला तो मैम अब यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है ना, यानी कि हमारा सब्जेक्ट मेन नहीं है मैम, इसमें ऑब्जेक्ट मेन हो गया कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण हो जाएगा? पैसिव वॉइस का, यानी कर्मवाच्य का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई मैम? तो मैं पत्र लिखती हूँ, यानी कि ये हो गया एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये किसका हो जाएगा? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब एक एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, और बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें चेंज करना नहीं आता है, मैम अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो हम पैसिव वॉइस में कर नहीं पाते हैं, तो आराम से देखेंगे ना बच्चों, एक एक स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एग्जाम्पल है हमारे एक्टिव वॉइस के, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है हमारे पैसिव वॉइस के, ठीक है, ये पैसिव वॉइस के हैं। तो एक्टिव वॉइस में आपने देखा कि मैम जैसे लिखा है मोहन राइट्स ए लेटर, है ना, मोहन पत्र लिखता है। अब जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे मैम यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा पहले ना करके ये जो हमारा ए लेटर यानी कि एक पत्र, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में। और डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना, अभी आप अपना पूरा माइंड ना लगाने लगेगा कि मैम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे ना कि भाई कैसे चेंज करेंगे। अभी तो बस इतना देखना है कि ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है, ये पैसिव वॉइस का उदाहरण है। एक्टिव वॉइस में कह रहा है मोहन राइट्स ए लेटर, और पैसिव वॉइस में कह रहा है कि ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी कि मैम सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं। अभी ये रूल भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे अभी देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हिंदी अर्थ ऐसे हो गया कि मोहन पत्र लिखता है, और यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ऐसे करके, है ना, या मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। सेकंड एग्जांपल में है बच्चों कि ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में हो गया ही किल्ड ए स्नेक। एंड उसके बाद जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा सांप मारा गया, ऐसे बन जाएगा। तो अभी ये अपना माइंड ना लगाइएगा कि मैम चेंज कैसे किया, अभी आगे हम लोग देखेंगे और हर एक टेंस के एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि चेंज कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको बस इतना भी बताया जा रहा है कि ये कुछ एग्जांपल है बच्चों। फिर एक्टिव वॉइस में आपने देखा कि शी विल वॉश हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोएगी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, और यही क्या है? मेन है। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है ये यहाँ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मेन हो जाएगा। तो कैसे बना देंगे? हर क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर, उसके कपड़ा ऐसे हो जाएगा ना, बाय हर, यानी उसके द्वारा उसके कपड़े धुले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद है आई एम ईटिंग फ्रूट्स, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय मी, यानी मेरे द्वारा फल खाए जाएंगे, है ना, ऐसे करके, या मैं फल खाता हूं, ऐसे बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों?
बस इतना हम लोगों ने पढ़ा इसमें अभी, मतलब इतनी चीजें जानी कि मैम अंग्रेजी भाषा में वॉइसेस दो प्रकार की होती है ना। जो वॉइस होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपने बताया कि हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में आपने बताया कि हमारा कर्म प्रधान होता है, यानी ऑब्जेक्ट मेन होता है। बस इतना अभी हम लोगों ने सीखा। ओके, और उदाहरण देख लिए कुछ इसके, कि जैसे इसमें हमारा और सब्जेक्ट मेन है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मेन है। अब हम लोग चेंज कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पर बाय हिम आ गया और कैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब हम लोग सीखेंगे। ओके, चले तो देखते हैं भाई, क्या आप हेडिंग तो यही डालेंगे, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स भी होते हैं बच्चों, तो इनको कॉपी पे आप नोट करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है बच्चों, है ना। रूल नंबर 1 क्या है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अपना एक भी नंबर खोना नहीं चाहते हैं, है ना, और बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल हम लोग का क्या हुआ कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, उल्टा कर देते हैं मैम। जैसे एक्टिव वॉइस का हमारा एग्जांपल है, तो उसमें जो हमारा, जैसे देखिए उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः क्या लगाते हैं, बाय लगा देते हैं। ठीक है, कब ऐसा करते हैं, ऐसा कब करते हैं हम लोग, कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। तो बस इतना ही तो है मैम, ठीक, इतना ही तो बस हमें सीखना है। अब एग्जांपल देख लीजिए, एक उदाहरण देख लेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, द पुलिस मैन हैज गॉट द थीफ। ठीक है, द पुलिस मैन हैज गॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ऐसे करके। अब जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है मैम कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। तो देखते हैं भाई, है ना, इसमें एक बार देखते हैं क्या ये हमारा रूल इसमें अप्लाई हुआ है, देखते हैं। ओके, देखिए एक्टिव वॉइस में जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस मैन, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, यानी द थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वही तो कह रहे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द थीफ है। ठीक है, द थीफ है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में मैम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, सब्जेक्ट बना दिया, बड़ा इजी है, बहुत सरल है बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ हैज लगा हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा देंगे। और क्यों लगा देंगे इसका कारण अभी आगे एक हम लोग चार्ट भी देखेंगे और सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जब भी कोई टेंस होता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय कौन से टेंस में चेंज करते हैं, ये भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना आप समझिए कि ये हमारा हैज है तो यहाँ पर हैज बीन लग जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म लग गई। एंड आपने बताया था कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे, बाय लगा दिया, बस इतना ही तो सीखना है। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, कंफ्यूज तो नहीं हुए। आपने बताया कि जब भी एक्टिव वॉइस में हमारा कोई भी सेंटेंस होगा और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले क्या कर देते हैं, बाय लगा देते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। वही हम लोगों ने कर भी लिया मैम, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को कर दिया सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट को कर दिया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया बाय, बस सिंपल। ओके, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है तो जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे, है ना, तो किस टेंस में उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सुनिएगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए चार्ट ये हम लोग देख रहे हैं। तो वैसे आप जानते हैं कि, और ध्यान भी रखिएगा कि बच्चों जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में हमारे कितने 12 टेंसेस होते हैं पूरे, ठीक है।
12 टेंसेस, यानी एक्टिव वॉइस पूरे 12 टेंसेस होते हैं, यानी टोटल हम लोग 12 टेंस ही तो पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस में इनको चेंज करते हैं तो सिर्फ 8 टेंसेस में ये चेंज किए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, ये याद रखिएगा। तो मैम जैसे टोटल 12 होते हैं और 8 की बनती है, तो कौन से ऐसे 4 हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? तो ये आपको एक चार्ट से ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, ठीक है, पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और एक बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, तो ये 4 हो गए मैम ऐसे कि जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना? अब समझ में आ गया? तो अब मैम चेंज करना देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी आप आराम से कर भी पाएंगे। कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस, कोई भी हमारा सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस हमारा किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है आपको पता है। कैसे हम लोग उसमें लगाते हैं कि सबसे पहले मैम हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर एस या एस का प्रयोग करते हैं, एंड उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए मैटर करता है कि भाई अगर आपने अभी तक टेंसेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार सबकी हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब क्लियर है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो आप बहुत आराम से ये सीख जाएंगे बच्चों। क्योंकि यहां पर आपको बस इतना बोला जा रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो हमारा कैसे बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे? इज, एम, आर लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? एंड उसके बाद अगर हमारा टेंस जो है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जब उसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाएंगे। ओके, क्लियर है ना बच्चों? एंड उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैम हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन। ओके, इसी तरीके से पास्ट का भी होगा, ऐसे ही पास्ट का भी करेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, वर। यानी पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, है ना। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये क्लियर होगा कि मैम कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और ये ऑलरेडी हम लोग एक एक क्लास में उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरे 12 टेंस होते हैं तो पूरे 12 टेंसेस की क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज बीइंग, वर बीइंग लगा देते हैं। मतलब मैम हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग बीइंग ऐड कर देते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। एंड उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड बीन का यूज कर देते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। अगर एक बार ये जो चार्ट आपको दिख रही है ना, ये जो टेबल आपको दिख रही है, एक बार अगर आपने माइंड में सेट कर लिया इसको, बस आपसे गलती होगी नहीं, क्योंकि और ज्यादा रूल्स हम लोग को पढ़ना ही नहीं है इसमें, बड़ा ही सिंपल होता है बच्चों ये। और अगर फ्यूचर फिर मान लीजिए कोई भी एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, और मैम आपने बताया कि 4 की तो बनती नहीं है, ठीक। तो 8 हो गए, पूरे 8 हो गए ये ना। तो समझ में आ गया इतना? क्या एक बार इसको रिपीट कर दिया जाए कि मैम आपने क्या बोला? सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो मैंने ये बोला कि बच्चों पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक्टिव
वॉइस में कोई भी हमारा सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे लेकिन इसमें बीइंग लगा देंगे, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसे करके, ठीक। और अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन लगा देंगे, बस इसी तरीके से सारा हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल बी, शैल बी लगाएंगे, कब? जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब, ठीक। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में है मान लीजिए हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का कोई भी लिखा हुआ अगर वाक्य है और वो एक्टिव वॉइस में है तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और उसका टेंस मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है तो जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा देंगे। अब उदाहरण देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ हमें एग्जाम्पल देखना है, लेकिन उसके पहले एक चीज बस आपको और नोट करनी है। क्या करना है मैम? कि सब्जेक्ट आप समझ गए ना, यानी कि कर्ता, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो मेन होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है जैसे ही, शी, इट, दे, ऐसे वाले ये यूज हो गए वहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पर, है ना, ये प्रोनाउन आ गए तो उसे निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है और अंत में बाय लगा देते हैं। कैसे मैम चेंज करते हैं? तो यहाँ पर बड़ा सिंपल कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस लिखा है मान लीजिए और सब्जेक्ट के प्लेस पर किसी का नाम नहीं आया है, बल्कि उसके प्लेस पर क्या हो गया बच्चों कि कोई प्रोनाउन आ गया, और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया जैसे ही, शी, इट, दे, इस तरीके से, या वी, ठीक है, या आई, ऐसे कोई भी प्रोनाउन आ गया तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट आई है, ठीक है, आई है, तो जब भी इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो किस में बदल जाएगा? बाय मी में, ठीक है। यानी कि आई को चेंज कर देंगे मी में और उसके पहले क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। मैम बड़ा सिंपल है, ठीक है, इसमें क्या ही है, इसमें तो बस इतना सीखना है कि आई को चेंज करेंगे मी में, वी को चेंज करेंगे अस में, यू को चेंज कर देते हैं यू में, और ही को चेंज करते हैं हिम में, ठीक, और शी को चेंज करते हैं हर में, इट को चेंज कर देते हैं इट में, यानी कि इट को तो इट में ही करते हैं, एंड दे को चेंज करते हैं बच्चों देम में, और इनसे पहले लगा देते हैं बाय, ठीक। तो आई को बाय मी में, वी को बाय अस में, यू को बाय यू में, ठीक है, और ही को बाय हिम, शी को बाय हर, इट को बाय इट, दे को बाय देम, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतनी ही चीजें तो हमें याद रखना है। सबसे खास क्या है, जो मैंने आपको चार्ट बताई जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना, तो किस टेंस में करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। अगर आप इतना सीख गए तो समझ लीजिए इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए मैटर करता है भाई, अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़ा है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई देखिए एक क्लास हमारी आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, एक ऐसी भी क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से ही पूरे टेंसेस को किया है ना, और उसके हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, है ना, कई सारे उसके क्वेश्चन भी किए हैं। तो वो वाली क्लास एक बार सर्च कीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि ऐसे ऐसे आपको टेंसेस के बारे में बताया गया है। फिर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताइएगा यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब देखेंगे हम लोग इनको चेंज करने के तरीके, ठीक है, चेंज करने के तरीके देखेंगे कि विभिन्न टेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की विधियां, है ना, क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि 12 में भाई 8 का हम लोग को चेंज करना है, 8 टेंसेस की, एंड 4 की नहीं करना है। तो जिसकी नहीं करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। अब एक सेंटेंस हमारा है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक है एक्टिव वॉइस में और दूसरा दिया है पैसिव वॉइस में। अब कैसे चेंज किया गया है, अब हम लोग एक एक चीज देखेंगे। क्यों?
क्योंकि मैम हम लोगों ने तो ये भी सीख लिया कि कौन से टेंस में मतलब किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, ये भी देख लिया। और अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन है तो उसको भी कैसे हम लोग जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं तो किस में चेंज करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है और ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले होता है मैम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होती है हमारी मेन वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है ना। फिर उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बनता है एक्टिव वॉइस का। पहला वाला आप अच्छे से सीख लीजिए, फिर आगे तो हम लोग फटाफट करेंगे। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल में फॉर्मूला ये क्या बन रहा है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कैसे होता है? पहले हो गया मैम सब्जेक्ट, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं जो उसमें अफर्मेटिव का होता है, सब्जेक्ट प्लस, है ना, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर एस या एस का प्रयोग करते हैं, है ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये तो होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वैसे ही ये वाला भी है। तो कैसे भाई? ही, ये क्या हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। फ्लाइज, ये हम लोग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस या एस ऐड कर दिया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन करता है। ओके, फिर एक काइट यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया मैम, और ही क्या है? सब्जेक्ट। और जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पता है आपको? देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। बहुत आराम से समझेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो मेहनती बच्चे हैं, जो अपना एक भी नंबर नहीं खोना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ऐसी ये क्लासेस है। ठीक, अब कैसे बनाएंगे मैम? जैसे एक्टिव वॉइस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब भी बच्चों पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो याद रखिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा। पहले ये ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम लोग सबसे पहले ले आते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, फिर हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हो जाता है, फिर आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद होता है बच्चों, ठीक है, मेन वर्ब के बाद क्या होता है? एक मिनट, ठीक है, मेन वर्ब के बाद हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बाय, लगा देंगे। ठीक है, बाय लगाएंगे। और याद रखिएगा कि जब भी मेन वर्ब यूज करते हैं ना तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। उसके बाद बाय लग जाएगा एंड फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये क्यों चला जा रहा है? ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो कैसे कर देते हैं मैम? बस इतना हमें माइंड में सेट करना है कि एक्टिव वॉइस में जब भी कोई एग्जांपल होगा तो पहले मिलेगा हमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट, यानी ये आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ऐसे कर देते हैं। तो कैसे बन गया भाई? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ए काइट, तो ए काइट हम लोगों ने पहले कर दिया। ठीक, अब हम लोगों ने देखा था मैम, चार्ट में देखा था, बड़े आराम से सुनिएगा तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक, अब मैम हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर लगाएंगे, है ना। देख लिया जाए एक बार टेबल, देखो यही तो देखा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर लगाएंगे। समझ गया ना? तो वही यहां पर करना है हम लोग को। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है और ये किस टेंस में है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज, एम, आर। ओके, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ए काइट हम लोगों ने लिख दिया। अब ए काइट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? ए काइट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम तो लगाएंगे नहीं, आर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। फिर मैम आपने फॉर्मूला में बताया कि देखिए ऑब्जेक्ट को उठा लिया, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट को उठा लिया, सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया एंड उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमें इसमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है। तो ए काइट के अकॉर्डिंग इज लगा देंगे,
और फिर आपने बताया कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव वॉइस बनाने में याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो मैम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होता है, देखिए फ्लाई, ऐसे होता है ना फ्लाई, सेकंड फॉर्म क्या होती है फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लोन, ये होता है ना फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन। ठीक, तो फ्लोन, तो इसीलिए मैम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो फ्लोन हो गया, फिर बाय लगा दिया, फिर हमारा ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं, उसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं, तो ही को चेंज कर दिया हिम में, चेंज हो गया आराम से। ठीक, तो ऐसे ही हो गया भाई, ही फ्लाइज ए काइट, तो कैसे बन जाएगा, ए काइट इज फ्लोन बाय हिम। फर्स्ट वाले में टाइम लगा, अब आगे हम लोग का जैसे जैसे हम लोग ना ऐसे सीखते जाएंगे हम लोग की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले में इतना ज़्यादा टाइम लिया ताकि हमारे बच्चों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया ना। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तो मैम ये वाला था अफर्मेटिव का, अब हम लोग एक निगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे, सी डज नॉट राइट लेटर्स। अब मैम यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये वाला फॉर्मूला बन गया जैसे आपने बताया। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कौन से टेंस में है। जैसे ही आपने डू और डज लगा हुआ देखा, आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कौन से क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जब पैसिव वॉइस में करेंगे, इसके लिए अभी हम लोगों ने टेबल देखी थी ना, इसलिए तो टेबल देखी थी कि मैम इज एम आर का यूज करेंगे जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि टेबल में अभी हम लोगों ने देखा था। चले तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ कैसे हो गया, लेटर्स हो गया। फिर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम लोग लेटर्स यानी कि कई सारे है ना, बहुवचन करता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, इज नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ एक पत्र होता यहाँ पर तो हम लोग इज का प्रयोग कर देते। ठीक, लेकिन मैम कई सारे हैं, लेटर्स लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। नोट है तो नोट लगा देंगे। और आपने बताया कि हमेशा पैसिव वॉइस में जब भी कोई हमें मान लीजिए चेंज करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, है ना, और थर्ड फॉर्म क्या होती है मैम, रिटन। ओके, राइट रोट रिटन। अब हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है ना, इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे रिटन, फिर मैम लगा देंगे बाय। और अभी आपने बताया था एक टेबल हम लोगों ने जो दूसरी टेबल देखी थी कि बच्चों सी को चेंज करेंगे बाय हर में, यानी बाय लगा देंगे फिर हर में चेंज कर देंगे। ऐसे ही सीखा था ना, ही को बाय हिम में, शी को बाय हर में, इट को बाय इट में, दे को बाय देम में, ऐसे करके ना, इस तरीके से। तो याद रखिएगा। ओके, तो हर लिख देंगे, बस चेंज हो गया। अब देखिए धीरे धीरे स्पीड हम लोग की बढ़ती जाएगी। ओके, धीरे धीरे स्पीड हम लोगों की बढ़ती जाएगी। अब चले नेक्स्ट पे देखिए, अब एक इंट्रोगेटिव का देख लिया कि मैम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब कैसे करेंगे, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले आ गया मैम हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, शॉर्ट में ही इसको लिखते हैं, पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, है ना, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पर मेन वर्ब। अगर मान लीजिए नॉट होता तो नॉट लग जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब, देन उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर डू है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमारा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज लग जाएगा। ठीक, तो न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको उठाएंगे सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। ओके, इज द न्यूज़पेपर, और मैम यहाँ पर रीड फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो हमेशा आपने बताया कि पहले ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बाय लगा देंगे, और बाय के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे। ठीक, तो चेंज करते हैं, मैम हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिया भाई, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी रीड, क्योंकि
रीड रीड रीड, यही तो होता है। फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। तो रीड 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 हो गया। फिर हम लोगों ने बाय लगा दिया एंड आपने बताया था कि यहाँ पर यू को चेंज करते हैं बाय यू में, यानी कोई चेंज नहीं होता उसमें, यू को चेंज करते हैं बाय यू में, तो यू को हो गया भाई बाय यू में, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कोई समस्या तो नहीं बच्चों यहाँ तक, है ना? बताएंगे आप सभी कि यहाँ तक आप क्या कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखिए एक एक हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि मैम पहले हम लोगों ने एक अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देखा, फिर एक नेगेटिव का एग्जाम्पल देखा एंड फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप वाला देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एक और देखेंगे एंड उसके बाद एक हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड टाइप का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो डज मोहन नॉट ईट राइस, तो कैसे बन जाएगा? अब तो आप समझदार हो गए, है ना? अब तो आप समझदार हो गए। कैसे आपने समझ लिया कि मैम पहले हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है, तो जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी एक टेबल के माध्यम से आपने बताया था। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम लोग पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डज है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग राइस के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे भाई? इज लगा देंगे, क्योंकि राइस यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को उठाएंगे सब्जेक्ट बना देंगे। ओके, तो राइस लिख दिया। एंड मैम फिर नॉट है तो नॉट लिख देंगे। फिर आपने बताया कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ईट, है ना? ईट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट, एट ई एट लिखते हैं ना। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन, ये ईटेन, है ना? तो ईट एट ईटेन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग ईटेन, और फिर मैम बाय लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मोहन, तो मोहन को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, मोहन लिख देंगे। और अगर मैम मोहन की जगह ही होता तो हम लोग यहाँ बाय हिम कर देते, और मान लीजिए मोहन की जगह पर मोहिनी होती, है ना? और मोहिनी के लिए हम लोग शी प्रयोग करते, शी होता तो हम लोग यहाँ पर बाय हर कर देते, यू होता तो बाय यू, इट होता तो बाय इट, दे होता तो बाय देम, ऐसे हो जाता चेंज। बस बड़ा सिंपल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले ही डर बना लेते हैं कि अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को करने के लिए आपके मन में इच्छा होगी कि भाई हमें एक बार सीखना है, तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गई इतनी बात? एंड उसके बाद एक और एग्जांपल देख ले मैम, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो मैम पहले है क्वेश्चन वर्ड, फिर है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, फिर है हमारी मेन वर्ब, देन उसके बाद आया है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के देख रहे हैं, ऐसे ही अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी देखेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चेंज किस में करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? है ना, सब्जेक्ट हम लोग क्या लेंगे? योर सर्वेंट। ये मतलब ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको उठाएंगे सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर। ठीक, तो हम लोगों ने वाई लिखा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, किसके अकॉर्डिंग? योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग इज लगेगा। ठीक है, योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है, तो जब चेंज करेंगे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, अच्छा मैम यहाँ पर बीट यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे एंड उसके बाद बाय लगा देंगे। ठीक है, एंड यू है तो यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। समझ में आ गई इतनी बात? अब इसी तरीके से हर एक टेंस का देखेंगे तो इससे क्या होगी कि हमारी मजबूती और भी ज्यादा होगी, यानी कि जितने ज्यादा उदाहरण हम लोग देखेंगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग की होगी। तो हु मेक्स ए नॉइस, कभी कभी ऐसे हु वाले आ जाते हैं सेंटेंस और हमारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए खास तौर पे एक एग्जांपल रखा गया बच्चों कि हु मेक्स ए नॉइस। जब भी हु हमारा होता है मतलब क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है तो उसके प्लेस पर हम लोग बाय हुम का प्रयोग करते हैं, बाय हुम लगा देंगे, है ना। फिर इज हो जाएगा हमारा, यानी हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट, यानी कि ए नॉइज सब्जेक्ट हो गया। एंड मेक्स, मेक क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड हो जाएगा। ठीक, तो कैसे बन गया? बाय हुम इज ए नॉइज मेड। ओके, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको इतना ध्यान में रखना है कि
जो इसका रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा कर्ता एक वचन होने पर उस क्रिया में एस या ईएस लगा होता है। अरे जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखा था भाई, है ना, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ये देखा था हम लोगों ने। एंड उसके बाद अगर ये कह रहा है कि जब पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, सब में तो वही यूज किया, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आप सभी को, है ना। चलें अब आगे चलते हैं भाई। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे एग्जाम्पल देख लिए कि कोई भी मैम हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि मैम एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ अगर कोई भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। बड़ा सिंपल है, इस तरीके से होगी हमारी प्रैक्टिस। अब इसमें हम लोग कोई रूल नहीं सीख रहे हैं, जितने रूल सीखने थे सारी सीख तो लिए मैम। टेबल देख ली, किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, फिर आपने बता दिया कि सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर कोई प्रोनाउन आते हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उनको लाते हैं। बस यही तो मेन था, ठीक। और ये सीखना जरूरी था हमारे लिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं, है ना, उल्टा कर देते हैं। ओके अब एक्टिव वॉइस का एग्जांपल कहता है कि ही हेल्प्ड मी, है ना, ही हेल्प्ड मी। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए ये मी है ना, ऑब्जेक्ट है ना, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मैम अभी तो आपने बताया था इसके पहले एक टेबल में कि अगर मी है तो इसको चेंज कर देंगे आई में, है ना, ऐसे हो जाएगा, यानी कि हम लोग किस में चेंज कर देंगे, आई में। तो यहाँ पर ये है हमारा ऑब्जेक्ट और जब इसको हम लोग बना देंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, बस सिंपल है, ठीक, आई हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना है कि ही हेल्प्ड मी, इसमें हमारा फॉर्मूला कैसे बन रहा है। देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि मैम ऐसे हम लोगों ने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, ठीक। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, है ना, कैसे करेंगे मैम, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक, पहले हमारा ये आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैम हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाय का प्रयोग कर देंगे और देन उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, इसको यहाँ लाएंगे तो आई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, अभी आपने चार्ट में देखा था कि मैम अगर हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ओके तो मैम आई के अकॉर्डिंग वॉज लगा दिया, ठीक है ना, आई के अकॉर्डिंग वॉज लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया फिर हम लोगों ने, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एंड उसके बाद अब यहां पर क्या था, ही, तो जब ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो ही को चेंज कर देंगे बाय हिम में, तो कैसे बन गया, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। और चेंज कैसे किया ये भी तो सीख लिए हम लोग, है ना, बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, एक भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई। एंड उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब सारे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही देखेंगे। सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, अब यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, द चिल्ड्रन हो जाएगा, वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, याद रखेंगे किसमें क्या यूज करना है, वॉज या वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक। अब चिल्ड्रन यानी कि मैम बहुवचन करता है, यहाँ पर बहुवचन करता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नॉट वॉज। ओके वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर मैम यहाँ पर कॉल है ना, तो कॉल हो जाएगा क्या, कॉल हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, कॉल्ड हो जाएगा बाय हर, ओके बाय हर हो जाएगा, यानी कि मैम सी था ना यहाँ पर, तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे तो सी को बदल देंगे बाय हर में, और यहां मान लीजिए फिर ही होता तो बाय हिम, दे होता तो बाय देम, इट होता तो बाय इट, ऐसे हो जाता, यू होता तो बाय यू। समझ में आ गई ना इतनी बात। ओके
फिर मैम एक इंट्रोगेटिव का देखते हैं, डिड यू स्वीप द फ्लोर, है ना, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे मैम, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे वॉज, द फ्लोर के अकॉर्डिंग वॉज ही तो लगाएंगे फिर जब चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, और स्वीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्वेप्ट, है ना, स्वेप्ट हो जाएगी तो स्वेप्ट कर देंगे, और मैम यहाँ पर यू है तो बाय यू में चेंज कर देंगे, बस हो गया, समझ में आ गई ना। डिड दे नॉट बाय ऑरेंजेस, तो कैसे हो जाएगा, वर लगाएंगे, ऑरेंजेस मैम कई सारे हैं, एक से ज्यादा की बात हो रही है, बहुवचन करता है, इसीलिए मैम वर लगाएंगे, ओके, फिर नॉट आ जाएगा, और बाय की सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय बॉट, बॉट ऐसे लिखते हैं ना, तो भाई थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, एंड उसके बाद बाय लगा देंगे, फिर मैम दे है यहाँ पर, तो दे को चेंज कर देंगे बाय देम में, और मान लीजिए दे के प्लेस पर किसी का नाम होता, किसी का नाम होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, नाम लिख देते, है ना, दे के प्लेस पे मान लीजिए बॉयज लिखा होता, तो हम लोग बाय द बॉयज ऐसे कर देते, बस सिंपल। अच्छा, यहां तक अब आपको कोई भी समस्या नहीं है ना, एक एक चीज को ढंग से देख रहे हैं इसलिए कि ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए, और जब आपको आपकी परीक्षा में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप आराम से इनको चेंज कर ले। व्हाट डिड यू ईट टुडे, अब आप क्या करेंगे मैम, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है इसीलिए पहले ही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, ठीक, एंड उसके बाद मैम ये तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, डेड लगा हुआ है ना, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग किसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे भाई, देखिए यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, वॉज करेंगे, ठीक है, वॉज लगाएंगे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, तो कैसे बन जाएगा, व्हाट वॉज ईटन बाय यू टुडे, ऐसे हो जाएगा, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा देंगे, यू को चेंज करेंगे यू में ही, है ना, यानी बाय यू लिखेंगे, और जब भी कोई टाइम आता है बच्चों तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, या आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ओके। और एक एग्जांपल हम लोग हु वाला देख लेते हैं कि मैम अगर हु वाला आएगा तो याद रखिएगा, हु वाला अगर आएगा, अगर कोई भी ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हु वाला आता है तो इसको बाय हुम में चेंज कर देंगे, बस, ओके, तो हु है तो बाय हुम में चेंज कर देंगे, एंड लिखा हुआ है कि हु ब्रोक द जग, जग को किसने तोड़ा, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है बच्चों, ठीक है, कि किसने तोड़ा, अब नहीं पता है कि भाई किसने तोड़ा, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे लिखेंगे हम लोग हु के प्लेस पे बाय हु, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज ही लगाएंगे क्योंकि हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं फिर इसको, ठीक है, और द जग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर के आएंगे, द जग के अकॉर्डिंग फिर हम लोग वॉज ही लगाएंगे, ओके, और ब्रोक यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आई है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, ओके, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ऐसे होती है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ब्रेक, और सेकंड फॉर्म ये ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रोकन। अब यहां पर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, तो वो तो मैम ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक, एंड उसके बाद पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वॉज वर आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉज वर प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा। अगर पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस है करेंगे उसको चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के सारे देखे एग्जाम्पल, है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी देख लिए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं भाई, फिर उसके बाद क्या आता है, बाय के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, बस। ओके
अब मैम बस इतना हमें ध्यान में रखना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे देखा था ना कि अगर फ्यूचर में है, विल या शैल का प्रयोग हुआ है तो विल बी शैल बी। याद आ रहा है ना, भटके तो नहीं अपने रास्ते से, देख लेते हैं एक बार, आपको दिखाते हैं फिर से, है ना, कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है ना, फ्यूचर जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस है और उसका टेंस कौन सा है, फ्यूचर। फ्यूचर हम लोग कौन सा देख रहे थे, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, विल बी और शैल बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। चले, तो हम लोग कौन सा देख रहे थे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके ऐसे, तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे, द पोयम हो जाएगा, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, अभी देखा था हम लोगों ने, विल बी शैल बी, ओके। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, विल बी शैल बी, तो पोयम के अकॉर्डिंग विल बी लगाएंगे, ठीक है, विल बी लगाएंगे। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्न, ओके ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय लगा देंगे और वी को चेंज कर देते हैं अस में, क्योंकि मैम अभी आपने बताया था कि जैसे वी है तो बाय अस करेंगे, है ना, इट है तो बाय इट करेंगे। ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम याद दिलाना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को एकदम याद हो जाए कि मैम अगर दे होता तो बाय देम करते, है ना, और अगर ही होता तो बाय हिम, शी होता तो बाय हर, इट होता तो बाय इट, यू होता तो बाय यू, है ना, और वी है तो बाय अस, ओके। चले, फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे, ही विल डू द वर्क केयरफुली, बड़े आराम से बना लेंगे मैम। सबसे पहले द वर्क, ठीक है, सब्जेक्ट बना लेंगे द वर्क। उसके बाद क्या है कि हेल्पिंग, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें हम लोग विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो विल बी लगा देंगे द वर्क के अकॉर्डिंग। और मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे डू, डिड, डन। देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, ओके। फिर केयरफुली, केयरफुली लिख दिया। एंड उसके बाद मैम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही, तो हम लोग चेंज कर देंगे बाय हिम में, ओके। अगर मैम ही की जगह पर किसी का नाम दिया होता, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी लिखा होता, है ना, तो हम लोग बाय मोहन, रोहन, सोहन कर देते, ठीक ऐसे होता। समझ में आ गया ना। तो अगर मैम किसी का नाम होता तो हम लोग बाय लगा करके नाम लिख देते, लेकिन मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोनाउन में, इसीलिए मैंने जानबूझ करके सारे ये प्रोनाउन वाले ही एग्जाम्पल रखे हैं, ओके। यहाँ पर मान लीजिए जब किसी का नाम होता है ना तो बाय लगा करके नाम ही लिख देते हैं। ही विल नॉट रिंग द बेल। अब देखिए मैम ये एक्टिव वॉइस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। चले देखते हैं भाई, द बेल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे द बेल, ओके। द बेल के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे विल, विल बी शैल भी तो लगता है ना, लेकिन द बेल के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब भी विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं और नॉट अगर होता है ना, तो हमेशा ये इसके बीच में लगता है, यानी विल है या शैल लिख करके फिर नॉट लगेगा आपका, फिर बी का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैम पहले विल लिखा है, फिर नॉट लगा है, फिर बी है, ओके। और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रंग, रिंग, रैंग, रंग। फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग, है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रंग हो जाएगा। फिर मैम यहाँ लिखा हुआ है ही, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, ओके। तो द बेल विल नॉट बी रंग बाय हिम। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब तो आपको भी लग रहा होगा जब आपने इतना सारा, लेकिन ये तभी भाई लगेगा जब आप कॉन्टिन्यूअसली उसको लगातार आप उसको देख रहे होंगे, तभी तो, है ना, तभी तो समझ में आएगा। आगे चले, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, किसने इस प्रश्न को हल कर दिया, ऐसे करके अगर बोलेंगे कौन करेगा, मतलब कौन इस प्रश्न को हल करेगा, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो मैम अभी आपने बताया था कि हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि द क्वेश्चन है ना, द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, विल, ठीक है, यानी विल बी
शैल भी लगाना है, लेकिन जब भी हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है ना, तो याद रखेंगे बच्चों ऐसे बनता है, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल का प्रयोग कर दिए, विल लग गया है ना, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का क्या होता है कि इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है। और मान लीजिए अगर नॉट आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, फिर बी यूज करते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पर भी दिया है, तो जरा सा भी कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा। सुनिए, हु के प्लेस पे बाय होम कर दिया, फिर हम लोगों ने विल लगा दिया, है ना, फिर द क्वेश्चन यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया था, सब्जेक्ट बन गया, फिर बी का यूज कर दिए यहाँ पर, ओके। एंड उसके बाद ये क्या हो गया, सॉल्व, यानी कि सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व, ओके। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं हुए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए ये ऐसे बना कि हमारा पहले हो गया क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी विल का प्रयोग कर दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया बी, एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और फिर मान लीजिए अगर हमारा बाय लिखा हुआ है तो बाय लगाएंगे, एंड उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे हो जाता है ना, जब इसको चेंज करेंगे। तो मैम ये पैसिव वॉइस का है, इसीलिए यहां पर हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट जब भी एक्टिव से लेंगे, और यहां पर बना देंगे इसका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इतना तो आप समझते ही हैं कि मैम इंट्रोगेटिव में जब भी, क्योंकि टेंस तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, जिन बच्चों ने अगर पहले अच्छे से टेंसेस को पढ़ रखा है तो उनको यहाँ पर जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी, ओके। अब देखिए, व्हेन विल यू पे द मनी, तो कैसे हो जाएगा, व्हेन है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लिखेंगे। देखिए द मनी हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, द मनी सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद ही तो बी लगाएंगे, जैसे विल बी शैल बी का प्रयोग करना होता है तो विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मान लीजिए नॉट आया है तो फिर नॉट लगाएंगे, तब बी लिखते हैं, ओके। और मैम पे की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेड, ओके। एंड मैम यहाँ पर यू आया हुआ है, इसीलिए हम लोग बाय यू लिख देंगे, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ऐसे बन गया। तो व्हेन यू पे द मनी, तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे बन जाएगा, व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, तो कैसे बन जाएगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो अब तो बड़ा आसान हो गया मैम। ऑब्जेक्ट है द थीफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, तो हम लोग सब्जेक्ट बना दिए द थीफ, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल बी, है ना, विल बी। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं है ना, इसलिए अब विल बी ऐसे लग जाएगा। जब हमारा क्या आ जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तब हम लोग विल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है तब भी लिखते हैं, ओके। तो ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए द थीफ विल बी। और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अरेस्टेड, ओके। फिर मैम यहाँ पर द पुलिस है तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे बाय द पुलिस, ओके, बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस इतनी बात ध्यान में रखेंगे कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल शैल आती है, यस मैम, हमें पता है ना, आपको भी ऐसा लगना चाहिए। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, ओके। फिर जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल बी शैल बी आता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैम इसी तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे एग्जांपल देखे, उसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस भी देखा, है ना। असर्टिव सेंटेंस का मतलब जो हमारा अफर्मेटिव होता है, निगेटिव भी देखा, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी देखा, और जो क्वेश्चन वर्ड टाइप में होते हैं इंट्रोगेटिव में, उनको भी खास तौर पे देखा। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा हुआ है तो ये हमारा हो गया, कैसे फॉर्मूला बनता है, लिख लिया जाए, सब्जेक्ट, फिर हो गया मैम हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज एम आर, एंड उसके बाद क्या हो गया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं एंड उसमें क्या कर देते हैं हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं, फिर वर्ब की हमेशा लेकिन थर्ड, हमारा इससे ये मतलब नहीं होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस में है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, नहीं, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है ना, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, उसके बाद क्या होता है बाय लगा देंगे, और बाय के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ही इज राइटिंग अ लेटर कैसे बन जाएगा मैम, फटाफट से देख लेते हैं, ए लेटर, फिर इज एम आर यही तो यूज करेंगे और उसमें बीइंग लगा देंगे, क्योंकि मैम हम लोगों ने अभी टेबल में देखा था थोड़ी देर पहले, है ना, क्या देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग इज एम आर लगाएंगे, लेकिन उसमें बीइंग लगा देंगे, यानी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ऐसे करके, ओके। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग तो इज ही लगाना है, यानी कि इज बीइंग हो जाएगा। और मैम राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है रोट, है ना, कैसे हो जाएगा राइट रोट रिटन, यानी राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, रोट होती है सेकंड फॉर्म, है ना, सेकंड होती है, और रिटन क्या होती है थर्ड होती है, ठीक। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ऐसे हो जाएगा भाई क्या, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय हिम में चेंज कर दिया, किसको, ही को बाय हिम में चेंज कर दिया। इसी तरीके से सी इज नॉट इनवाइटिंग अस, तो देखिए अस है ना, तो अस को किस में चेंज कर देंगे वी में, क्योंकि ये टेबल हम लोगों ने अभी देखी थी, अस को चेंज कर देंगे वी में, एंड उसके बाद मैम यहाँ पर हम लोग आर और फिर नॉट आया है तो इसलिए नॉट लिख करके तब बीइंग लगाएंगे, ठीक है, तब बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इनवाइटेड, और यहाँ पर है ही, इसलिए हो जाएगा बाय हिम, ठीक, पैसिव वॉइस में। अब तो आपकी स्पीड और तेज होनी चाहिए। आर दे टेलिंग ए लाई, तो कैसे हो जाएगा पैसिव वॉइस में, फटाफट से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। ए लाई हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट बन जाएगा, और मैम यहाँ इस पहले लग गया तो अब हम लोग क्या लगा देंगे बीइंग लगा देंगे, ओके, बीइंग लगा देंगे, क्योंकि ऐसे होता है, इज एम आर है, अगर मान लीजिए इज एम आर, इनका अगर मान लीजिए हमें प्रयोग करना है तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, देन उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लोग नॉट लगाते हैं, ठीक है, नॉट लगाते हैं, और अगर मान लीजिए हमें बीइंग लगाना है तो इसके बाद में फिर हम लोग बीइंग लगाएंगे, ओके, ऐसे करके। तो इसी तरीके से लगेगा, तो पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इज रख लिया, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया सब्जेक्ट, इसको बना दिया ए लाए, है ना, उसके बाद क्या हो गया बीइंग लगा देंगे, ठीक है, बीइंग लगा देंगे, एंड उसके बाद फिर क्या हो जाएगा टोल्ड, यानी कि देखिए यहाँ पर टेलिंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है टोल्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है टोल्ड, तो टेल टोल्ड टोल्ड, ओके। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे टोल्ड, और फिर बाय, और फिर मैम यहाँ पर लिखा हुआ है दे, इसलिए हो जाएगा बाय देम, ओके। तो आर दे टेलिंग अ लाई, तो कैसे बन जाएगा पैसिव वॉइस में, इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय देम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर बीइंग लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, फिर बाय लगा देंगे, फिर यहाँ पर दे था तो देम कर देंगे, बस, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है कि इज सी नॉट कुकिंग फूड, तो कैसे बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इज, और सब्जेक्ट क्या है फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड, है ना, एंड उसके बाद नॉट है तो नॉट, फिर बीइंग लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, ऐसे हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर है मैम शी है, देखिए सी लिखा हुआ है ना, शी लिखा हुआ है तो बाय हर में चेंज हो जाएगा, ही होता तो बाय हिम हो जाता, दे है तो बाय देम हो जाता, इट है तो बाय इट हो जाता, ऐसे, ओके। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हु को चेंज कर देंगे बाय होम में, फिर इज लगा देंगे, है ना, फिर ए सॉन्ग, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ए सॉन्ग हो जाएगा, फिर बीइंग लगा देंगे, और मैम यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म लगी है, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म जब ऐसे निकालेंगे हम लोग तो क्या होती है सिंग, तो सिंग sang sung, ओके, ऐसे होता है सिंग sang sung, यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई सिंग, और सेकंड फॉर्म हो गई sang, थर्ड फॉर्म हो गई sung, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई
थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे संग। तो कैसे बन गया, बाय हुम इज ए सॉन्ग बीइंग संग। ओके, बड़े आराम से चेंज हो गया। और आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आएगा भाई, जरूर आना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना है। फिर चले, whom are you calling, तो कैसे बना देंगे भाई, whom है तो उसको चेंज कर देंगे whom है ना, तो कैसे हो जाएगा who। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आर लगा हुआ है ना, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो मैम हम लोगों ने सीखा कि जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाएंगे, यही तो लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे इज बीइंग। ओके, और वर्ब की ऑलवेज रिटर्न क्या, थर्ड फॉर्म। ओके, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एंड यू है यहाँ पर तो बाय यू हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में इज एम आर आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये तो हम लोग को पहले ही पता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया, फिर हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, चलें अब अगला देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। ओके, तो देखिए ये एक्टिव वॉइस का है, यानी मैम पहले हमारा देखिए सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का है ना, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे तो मैम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग। ठीक है, वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग का प्रयोग हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे हो जाएगा भाई, तो देखिए यहां पर मी है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे आई में। ठीक है, आई में चेंज कर लिया एंड उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज बीइंग। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज बीइंग। और कॉलिंग, यहां पर देखिए आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन जब इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगी कॉल और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। ओके, फिर मैम यहां पर है यू, इसलिए हम लोग लगा देंगे बाय यू, फिर एट द गेट, बस हो गया। तो कैसे चेंज हो गया, आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट। अब बड़ा सिंपल लग रहा है, बस ध्यान हमें यही रखना है कि यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं, बस। ओके, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हेल्प। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है या तो वॉज बीइंग या तो वर बीइंग, लेकिन मैम ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज बीइंग या वर बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक, तो पहले लिख देंगे वॉज, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे बीइंग और उसके बाद मैम गिविंग, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, क्योंकि गिव, गेव, गिवन, सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म आपका। तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर उसके बाद मैम यहाँ पर है ही, तो इसलिए बाय हिम में चेंज कर देंगे, बस। ठीक है ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस की तो हम लोग मतलब साथ साथ में एग्जांपल की हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, है ना। सेम ऐसे ही हो जाएगा, वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले हम लोग वॉज करेंगे, फिर द ट्रुथ, फिर बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय यू लिख देंगे। बाय यू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर यू है इसलिए बाय यू हो जाएगा। ओके, वॉज सी नॉट बोरोइंग मनी, तो कैसे हो जाएगा, देखिए वॉज सबसे पहले, फिर मनी आ जाएगा, फिर नॉट कर देंगे, फिर हम लोग बीइंग लगा देंगे क्योंकि वॉज बीइंग वर बीइंग का ही प्रयोग करना है। ओके, और फिर मैम यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए बोरोइंग लिखा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, उधार लेना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लोग बोरोड कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बोरोड। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, शी है, तो मैम बड़ा सिंपल है, अब तो बिल्कुल रट जैसा गया है, कंठस्थ हो गया है। क्या कंठस्थ हो गया है कि अगर सी है तो बाय हर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ही होता तो बाय हिम कर देते, इट होता तो बाय इट कर देते। समझ में आ गया ना। चले अब देखिए हु वॉज,
फिनिशिंग द वर्क, तो हु है तो मैम बाय होम कर देंगे, फिर वॉज लगा देंगे, द वर्क हो जाएगा, बीइंग लगा देंगे और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ही हम लोग इसका पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। वेयर वॉज बी प्लेसिंग द वॉच, तो कैसे हो जाएगा, वेयर वॉज द वॉच, फिर बीइंग प्लेड बाय हिम, क्योंकि यहाँ पर ही है तो बाय हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस के यानी कि इनकी बात हो रही है अफर्मेटिव वाक्यों में, यानी कि ये वाला अफर्मेटिव हो गया आपका। ठीक, सहायक क्रिया वॉज वर आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है, वॉज वर आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी ये हमें जानकारी दे रहा है कि भाई टेंस कैसे यूज होता है। ठीक, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वॉज बीइंग वर बीइंग आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस ये नोट करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एक्टिव वॉइस के आपके सारे एग्जांपल हैं। आई हैव रिटन द लेटर, तो यहाँ पर कैसे भाई फॉर्मूला कैसे बन रहा है, तो देखेंगे भाई क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होगी, यानी कि मेन वर्ब हो गया और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मैम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारी वर्ब की थर्ड ही फॉर्म यूज होगी क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बाय लग जाएगा और बाय के बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। बस सिंपल। ठीक, तो ऐसे ही बन गया भाई। तो देखिए आई हैव रिटन द लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, द लेटर हो गया। और ये भी तो याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब जब भी हम लोग उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, हैज बीन, हैव बीन। ओके, ये इसमें मतलब हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि टेबल में देखा था ना कि भाई ऐसे ही यूज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, द लेटर, फिर हैज बीन लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग और मैम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म। ओके, एंड यहाँ पर है आई तो यहाँ हो जाएगा बाय मी। ओके, बाय मी हो गया। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, तो कैसे बन जाएगा, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन, यानी स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, बाय यू, यू है तो बाय यू चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, फिर नॉट लगा दिया, देन उसके बाद हम लोगों ने बीन लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे, तो यू है तो यू लिख दिया। हैज ही किल्ड द स्नेक, तो कैसे हो जाएगा, देखिए हैज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक, तो कैसे लिखेंगे, द स्नेक, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी, हैज बीन और हैव बीन, तो यहाँ पर हैज बीन लगाएंगे इसलिए हैज बीन पहले आ गया, यानी ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बीन लगा दिया एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय हिम। ओके, इस तरीके से हमारे सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी हो रही है और हम लोग हर एक टेंसेस के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हैज सी नॉट वॉश द क्लोथ्स, तो कैसे हो जाएगा, हैव द क्लोथ नॉट बीन वॉश्ड बाय हर। ओके, बाय हर कैसे आ गया मैम, क्योंकि यहाँ पर शी था इसीलिए बाय हर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो कैसे बन जाएगा, हु के प्लेस पर बाय हु, फिर हैज लगेगा, फिर द ग्लास यानी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ओके, वॉट हैव यू डन टूडे, तो कैसे हो जाएगा, वॉट लिखेंगे, फिर हैज बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन एंड फिर बाय यू और टुडे। बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग वैसे भी देखते आए हैं, इसमें कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस है इसके अफर्मेटिव वाक्यों में हैज, हैव आता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां तक आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही होगी कि जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अब हम लोग कोई रूल्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम लोग की स्पीड तेज होगी। ठीक है, अब एक कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में देखा कि जैसे एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, तो ऐसे वाले अगर सेंटेंस आ जाए तो बड़ा सिंपल है बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, पहले इतने का ही देखते हैं, फूड, तो हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर फूड। एंड उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है हैड, यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ओनली हैड ही बीन तो लगाएंगे ना, तो हैड बीन लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में करना ही करना, तो कैसे हो जाएगा, फूड, फिर हैड है यहाँ पर तो हैड बीन लग जाएगा, यानी ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। ठीक, तो हैड बीन लग गया। और टेकन यानी थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर, यही थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और ही है तो बाय हिम में चेंज हो जाएगा, बिफोर आई केम, बस बाकी ये हमारा बिफोर के बाद पूरा सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मेन हमारा यहाँ पर यही चेंज होगा कि जैसे एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वैसे ही पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि फूड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं, बस इतना करते हैं। ठीक है, अब एक और एक्टिव वॉइस का है, सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स बिफोर लंच टाइम, तो ऐसे बन जाएगा, देखिए द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, तो नॉट आया है तो इसके बीच में ही लग जाएगा हैड नॉट बीन, है ना। फिर हो जाएगा वॉश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर शी है तो बाय हर हो जाएगा, फिर बिफोर लंच टाइम हो जाएगा, सिंपल है। हैड ही फिनिश द वर्क बिफोर ही वॉज, इट वॉज 10 PM, तो ये भी बड़ा सिंपल है, कैसे बन जाएगा, देखिए द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, तो कैसे हो जाएगा, द वर्क हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लेकिन इंट्रोगेटिव से है मैम, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, फिर द वर्क आ जाएगा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और हैड बीन लगाना है ना, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीन लगा दिया, और फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा, और फिर उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर तो ये हम लोग पैसिव वॉइस को देख रहे हैं ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर बीन लगा देंगे, है ना, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे फिनिश्ड, और फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट, यहाँ पर ही है तो बाय हिम कर देंगे। ठीक है, बाय हिम कर देंगे, फिर उसके बाद बिफोर इट वॉज 10 PM, बिफोर इट वॉज 10 PM। ठीक, सिंपल है, एक ही, हमेशा आगे की चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में हैड आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतना तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, इतना तो बड़ा ही सिंपल है। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारे इसलिए देख रहे हैं कि भाई हमारी प्रैक्टिस भी तो हो रही है साथ साथ में। अब देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। तो मैम यहाँ पर ना हम लोग कैसे करेंगे, द वर्क ऑब्जेक्ट है तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, तो कैसे यूज करेंगे भाई, द वर्क के अकॉर्डिंग विल हैव बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म डन, है ना, और फिर मैम यहाँ पर है ही तो चेंज हो जाएगा बाय हिम। ओके, बिफोर ही स्लीप्स बन गया। एक्टिव वॉइस में है द टीचर विल नॉट हैव चेक द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। दिखने में बड़े हैं लेकिन मैम अगर थोड़ा सा हम लोग अपने माइंड का यूज करेंगे, अपने ही रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या निकल के आ जाएगा, द एक्सरसाइज। ओके, तो कैसे बनाएंगे, द एक्सरसाइज, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, विल हैव बीन, लेकिन नॉट आया है मैम तो विल के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, यानी विल नॉट हैव बीन। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई चेक्ड, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द टीचर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाय लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, बाय लगा दिया और द टीचर कर दिया। ओके, फिर बिफोर आई रीच देयर, वैसे ही तो बन गया ना, वैसे ही तो बन गया। तो बस हम लोग इसका यही तरीका देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में है शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, तो कैसे हो जाएगा भाई, तो देखिए पैसिव वॉइस में करेंगे तो विल द मेडिसिन हैव बीन, ऐसे ही तो लगाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा,
है ना। क्वेश्चन वर्ड मतलब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हैव बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पर क्या था, आई, तो किस में चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठा हुआ है आई, तो जब इसको उठा करके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, ये बाय मी में, ठीक, बाय मी में चेंज हो जाएगा। बस अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव वाक्य है उनमें सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल हैव, शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में करते हैं बच्चों, तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन आती है, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस इतना, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि मैम अंग्रेजी भाषा में वॉइसेस ना दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो एक्टिव वॉइस में आता है, उसको पूछता है कि भाई इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की, है ना बच्चों। लेकिन अब सबसे एक मेन हमारा एक ऐसा चेंज करने के लिए आ जाता है कि जिसमें होता है कि मैम जब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, यानी कि जिनमें आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है ना, कोई भी सजेशन दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस की वॉइस में परिवर्तन देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना भी उल्टा है, वो भी देख लेंगे साथ साथ में। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या करेंगे, पहले देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन देखेंगे कि कैसे करते हैं, है ना, और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन, तो इसमें कुछ रूल नंबर 1 देखिएगा कि क्या कह रहा है कि इंपरेटिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग किया जाता है तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसके पश्चात बी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या बन गया, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस बनाते समय मैम आपने हमेशा बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बड़ा सिंपल है, बस यही कह रहा है कि इंपरेटिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्यों में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के प्रारंभ, इनको शुरुआत में ही रखते हैं, ठीक है, लेट का प्रयोग करते हैं और शुरुआत में ही रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले लेट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो बस लेट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल देख ले। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए, पोस्ट दिस लेटर, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ना, यानी कि यहाँ पर हमें आज्ञा दी जा रही है कि पोस्ट दिस लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो फॉर्मूला भी क्या देखा कि मैम अपनी तरफ से लेट उसमें ऐड कर देंगे और सबसे पहले रख देंगे, लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बना लेते हैं, देखिए कितना आसान है, पोस्ट दिस लेटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट लगा दिया, फिर मैम ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस लेटर, ठीक, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया दिस लेटर। फिर मैम देखा था कि बी लगाना है, लगा दिया, ठीक, बी लगा दिया। फिर मैम जो यहाँ पर वर्ब यूज हुई है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो पोस्टेड हो जाएगा। तो कैसे बन गया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ओके। टेल हिम टू वेट, अब तो बड़ा आसान है बनाना, मैम सबसे पहले लेट लगा देंगे, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हिम दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको हिम यहाँ लिखेंगे हिम, उसके बाद फिर हमें बी लगा देना है, फिर हमें टेल की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, यानी टोल्ड हो जाएगा, और फिर टू वेट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ओपन द डोर, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस ही तो है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है कि भाई दरवाजा खोलो, ठीक है, ऐसे ओपन द डोर। तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले लेट लगा देंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि इसमें जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक, ऐसे। और नोट में ये याद रखिएगा कि आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन निम्न क्रम में भी किया जा सकता है, कि मतलब जैसे अभी तो हम लोगों ने देखा कि मैम लेट लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी कर देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है,
जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन निम्न और तरीके से भी किया जा सकता है कि हम लोग पहले द ऑब्जेक्ट फिर शुड का यूज करते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म आती है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे द डोर शुड बी ओपनड, तो कैसे हो जाएगा, है ना, द डोर शुड बी ओपनड, इसका देखेंगे पैसिव वॉइस, और द लेटर शुड बी पोस्टेड, इसका भी देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मतलब इनको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट यानी पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द डोर हो जाएगा। ठीक है, द डोर यूज कर देंगे, फिर शुड बी लगा दिए, इसमें शुड बी लगा दिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे करके एग्जांपल, इनको ऐसे भी चेंज कर देंगे। इनका एक्टिव वॉइस होगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए द डोर, ऐसे ओपन द डोर, ऐसे हो जाएगा ओपन द डोर। इसको हम लोग जब शुड लगा करके चेंज कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, द डोर शुड बी ओपन। द लेटर शुड बी पोस्टेड, तो इसका कैसे हो जाएगा, पोस्ट। एक्टिव वॉइस में कैसे, ये तो पैसिव वॉइस में दिए हैं, ये दोनों पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस अगर निकाल रहे हैं इनका तो कैसे हो जाएगा, पोस्ट दिस, देखिए है ना, पोस्ट, यहाँ पर द लेटर है ना, तो पोस्ट द लेटर कर देंगे। ठीक है, पोस्ट द लेटर, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और ध्यान में रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन, जब इंपरेटिव, ये रूल नंबर 2 है, जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डू सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। जब निगेटिव होते हैं तो डू सहायक क्रिया को हटा देते हैं, जैसे डू नॉट किल द बर्ड, तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट लगा देंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है द बर्ड, तो इसको ऑब्जेक्ट रख देंगे द बर्ड, एंड उसके बाद फिर हमें नॉट लगा देना है, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, यानी कि इस डू को हटा देते हैं, इस डू को हटा देते हैं। ठीक, तो ऐसे बन जाता है। जैसे डू नॉट अब्यूज राम, तो कैसे बन जाएगा, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, डू को क्या कर दिया, हटा दिया। तो यही कह रहे हैं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डू सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। ओके, और फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, कि अगर इंपरेटिव वाक्यों में प्लीज आए, कभी कभी ऐसे वाक्य भी तो मिलते हैं देखने को, और पेपर में मोस्टली पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, पेपर में मोस्टली पूछ भी लिया जाता है बच्चों कि अगर इंपरेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है, और यदि सलाह या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर प्लीज, जैसे प्लीज वर्ड आता है तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई सुझाव या बोध हो रहा है, मतलब सुझाव का या सलाह का बोध हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाने में यू आर एडवाइज टू करते हैं। ठीक, जैसे प्लीज गो टू स्कूल, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद एक्टिव वॉइस में है प्लीज गिव हिम ए बुक, तो प्लीज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्लीज के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, ठीक है, सलाह दी जा रही है, तो कैसे हो जाएगा, ओबे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए यहाँ तक आपको पहले तो क्लियर हो गया सारा सब कुछ, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस और भी तेज होनी चाहिए, यानी एक्टिव से पैसिव में अभी तक देखा, अब हम लोग पैसिव से एक्टिव में चलते हैं, है ना, तो इसके लिए भाई मतलब अब हम लोग अगर उल्टा करना चाहें इसका तो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इतने सारे देखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं पैसिव से एक्टिव, यानी कि ये पैसिव में है, देखिएगा ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस भी आप अपने आप से कर सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हैं आपके लिए इतने सारे, और ये आपको जो PDF मिलेगा ना उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं, कई सारे इसमें एग्जाम्पल भी हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, ठीक है, एक चीज और कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो है आपके कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, है ना। पहले ही खुद से कीजिएगा, फिर आपको अगर चेक करना है कि क्या मेरा ये गलत है सही है, तो इसके लिए क्या है कि फिर आपको ये आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर भी है, तो पहले अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से देखिएगा कि क्या मैं इसको सच में कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे रूल्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना, और कितने सारे तो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी की, तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बच्चों, क्योंकि देखिए बिल्कुल अगर चाहते तो हम लोग ये क्लास ना और जल्दी भी खत्म कर सकते थे, लेकिन इसको आराम से एक एक चीज आपको बताई गई कि जब भी कोई भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया तो उसको कैसे चेंज किया गया, एक एक एग्जाम्पल को हम लोगों ने अच्छे से देखा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने भी किया है तो आपको भी अब कोई समस्या नहीं होगी। अब ये आपका ये होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बच्चों ये आंसर इसका बताएंगे कि ये जो आपका इसमें एक एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, ही फ्लाइज ए काइट, इसका पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होगा। ये वाला होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। क्लास जैसे ही समाप्त होगी आपको कमेंट बॉक्स में ये वाला आंसर लिख करके बताना है कि भाई ही फ्लाइज ए काइट का आंसर यानी कि एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इतना सारा तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस ही की, ठीक है। और फिर जब आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, किन्होंने मतलब कितने बच्चों ने इसको बहुत ही अच्छे से शिद्दत के साथ में पूरी लगन के साथ में क्लास को देखा है, तभी तो अंत में पता चलेगा ना। तो आप कमेंट पे इसका आंसर करके बताइएगा कि ही फ्लाइज ए काइट एक्टिव वॉइस को, कि ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ओके। तो फिर अब हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में फिर इतना ही, मतलब अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली बच्चों। अब ऐसे कोशिश करिएगा कि और भी अब हम लोग आगे जो क्लास करेंगे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस और भी तेज होगी, और जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप आराम से उसका आंसर भी कर पाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आपने ये पूरी क्लास देखी होगी तब, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।